अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एहतसाब के नाम के ऊपर हमेशा विच हंट होता रहा और एहतसाब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, सियासी मुखालफिन की तोड़ के लिए, उनको सज़ा देने के लिए, और जब इस्टेब्लिशमेंट का दिल चाहे किसी बंदे को अगर पकड़ के बंद करना हो तो उस काम के लिए भी सियासी हुकूमतें जो हैं वो अपने मुखालफिन को बंद करने के लिए और तड़पाने के लिए भी इसी कानून का सहारा लेती हैं। ये नैब वाला लॉ तो मुशर्रफ ने बनाया था। इससे पहले सैफुर रहमान का एहतसाब सेल हुआ करता था, वो भी यही काम करता था। कोई एक दौर भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने अकाउंटेबिलिटी को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में करने की कोशिश की हो। तो नैब ने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया है, शायद किसी भी और लेवल की करप्शन, किसी और लेवल की पुअर गवर्नेंस ने उतना नुकसान ना किया हो जितना पिछले 20-22 सालों में नैब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। सरकारी मशीनरी फ़ैसला लेने से गुरेज करती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग गए। IPP से ये काम शुरू हुआ था और फिर ये चलता रहा, रुका नहीं, इसने ब्रेक लगाई नहीं। अभी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और हुसैन दाऊद एंग्रो वाले, और पाकिस्तान के बहुत बड़े सरमायाकारों में से एक नाम है। इन सब को पकड़ के, क्योंकि शाहिद खाकान को या मिफ्ता को अंदर बंद करना मकसूद था, तो उससे जुड़े हुए तमाम नाम जो थे उनको पकड़ के हमने एक रेफरेंस में डाला और 20-22 साल तक ये कहना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त उछाली गई करप्शन के नाम के ऊपर। और 22-24 साल ये जो नैब का पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम ने आखिर में जाके उगला क्या है, ये 2019 में जुलाई के महीने में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार किया गया था। कई महीने पाबंद इस्लाह चल रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है, बरी कर दिया गया। ये वो मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान को आज यहाँ ला खड़ा किया। हुसैन दाऊद, बहुत से लोग शायद उनसे तारफ़ उनका ना हो, उनका अभी जो चंद एक दफ़ा मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है तो वो आपको बाकायदा लेक्चर कर रहे होते हैं गुड करेक्टर और गुड मैनर्स के ऊपर। CGM, ये उन्होंने अपने बिज़नेस का एक वो नए कोई SOPs वज़ा किए हुए हैं CGM के नाम से, करेक्टर एंड गुड मैनर्स। और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में अभी रिसेंटली उनका एक लेक्चर था, मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें सेंट्रल पीस जो उनका पूरी बिज़नेस मैनेजमेंट की अप्रोच का या इकॉनमी का वो ट्रुथ है। तो उस शख्स को भी हमने कहा कि ये इस टर्मिनल के अंदर, करप्शन के अंदर ये भी मुलव्वस है। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के उन सियासतदानों में से जिनको मैं कहता हूँ कि ये बहुत रख रखाव वाले आदमी है। मिफ्ता इस्माइल, कोई करप्शन का चार्ज उसके ऊपर नहीं था, लेकिन सारों ने एक ही सज़ा पाई। आज प्रोग्राम में ये सारे हमारे साथ शामिल होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी और मिफ्ता साहब भी, तो इनसे पूछेंगे कि असल कहानी थी क्या, शुरू कैसे हुई, इनको सज़ा देने का सबब क्या था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया शामिल हो रहे हैं। मिफ्ता साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। मिफ्ता साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। शाहिद साहब, पहले तो आगाज़ बताइए इस केस का, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, कौन था इसके पीछे? इस केस के पीछे इमरान खान साहब थे। उन्होंने गिरफ्तार करना था मुझे। वो विकटें गिराने के चक्कर में रहते, बॉलर थे ना, तो वो कहते विकटें गिराऊं मैं, आज इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, तो मुझे गिरफ्तार करना था। हर चीज़ उन्होंने, मैंने 38 इन्वेस्टिगेशनें नैब की बुक थी, इन्वेस्टिगेशनें, इंक्वायरी नहीं। मैंने नैब को कहा आप लिख के मुझे दिया करें क्वेश्चन, मैं भर के दे दूंगा ताकि आपको कोई भाव ना रहे। कुछ नहीं मिल सका। आखिरकार ये केस उन्होंने बना लिया। इसका ना सिर है ना पैर है। सुई सदन एक पब्लिक कंपनी है, उसने टेंडर किया एक टर्मिनल, LNG टर्मिनल लगाने के लिए। इससे पहले भी 5 दफ़ा वो टेंडर कर चुकी थी और नाकाम हो चुकी थी। हमने उसको लीड किया, मिनिस्ट्री ने उसको लीड किया, हमारी कंपनी है। हमने कहा ये मुल्क की ज़रूरत है, आप लगाएं। पहले भी आप कोशिश करते, लगा नहीं, हमने को तरीका बताया, बिड आ गई, एंग्रो ने बिड किया, वो कामयाब हो गए। दुनिया का सस्ता तरीन टर्मिनल लगा है, दुनिया का सबसे कामयाब टर्मिनल है। ये केस स्टडी है LNG वर्ल्ड के अंदर। दुनिया को दिखाते हैं यार एक मुल्क ने 10 महीने में टर्मिनल लगाकर LNG सप्लाई चेन कंप्लीट कर दी। आज 15 से चल रहा है, अप्रैल 15, आज 9 साल हो गए हैं, एक दिन बंद नहीं हुआ। 99 पॉइंट कुछ % यूटिलाइजेशन रेट है। नैब ने निकाला उसमें से क्या? कुछ भी नहीं, कुछ मिला नहीं, उल्टे सीधे बातें। 118 विटनेस, 118, ये सुन ले जरा, 118 विटनेस, 11 ने अदालत में आए, 3 ने कहा कि हमें धमकियां देकर नैब ने ये काम करवाया है, ये सब झूठ है। 8 में से किसी ने शख्स ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई करप्शन की हो, कुछ किया हो। एक मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर थे, उनसे जज ने कहा जी कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का। उन्होंने कहा नुकसान 450 अरब रुपए का तो फ़ायदा हो चुका है आज तक। ये कैफियत थी। और फिर हमें कहा कि नहीं, आप पे करप्शन का चार्ज नहीं है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का चार्ज बन गया, मिस यूज़ अथॉरिटी। तो हमने उनसे कहा ये कौन सी अथॉरिटी का मिस यूज़ था, जो बता दें हमारी अथॉरिटी क्या थी, हमने मिस यूज़ की है। एक कंपनी ने बिड की, टर्मिनल लग गया, बात ख़त्म हो गई, कामयाब है, हुकूमत का एक पैसा नहीं लगा हुआ, IPP मोड में लगा है, सस्ता तरीन टर्मिनल है, कोई जवाब नहीं है।
हर अफसर को कहते थे मेरे खिलाफ बयान दो। लेकिन इमरान की आपसे कोई जाती दुश्मनी थी जी? इमरान की आपसे कोई जाती दुश्मनी मैं एक पॉलिटिकल लीडर था, एक वज़ीर-ए-आज़म रहा था, तो मुझे गिरफ्तार करना, उनकी जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था करप्शन होगी, उसके लिए एक बड़ा कामयाब नैरेटिव था उनका, तो वो उसको बताना चाहते थे कि इन लोगों ने करप्शन की है। मैंने सारों को अंदर बंद मैंने सारों को मेरा नाम लेकर वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानियों के जलसे में कहा कि आज मैंने एक विकेट और गिरा दी है, नाम लेकर। मिफ्ता, अच्छा, मेरी खुशकिस्मती ये है, मैं इसको बड़ी सादत समझता हूँ कि हर शख्स ने इसको कहा गया मेरे खिलाफ के बयान दो, मुकर गया और उनको सजा भुगतनी पड़ी। किसी को अक्यूज बना दिया, किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की। को भी कहा गया जी, मिफ्ता इस्माइल को भी कहा, मिफ्ता साहब को कहा गया। मिफ्ता साहब का एक मसला हो गया, वो खुद भी बयान करेंगे। मैंने हर अपने दोस्त को जेल से रुका भेजा, बेटा भी साथ भेजा कि यार आप जो नैब कहती है उनकी बात मान लें, मेरे खिलाफ बयान दे दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपनी जान छुड़ाएं, बयान दे अपनी जान छुड़ाएं चोरों से। मिफ्ता साहब, मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब है, मिफ्ता साहब रुका पढ़ नहीं सके, इनको समझ नहीं आई लिखा हुआ क्या है। बेटे ने शायद कुछ उनसे पता नहीं नाराजगी थी, उसने बताया भी नहीं। इन्होंने कोकोमो नहीं खिलाए होंगे उसको। पता नहीं क्या इन्होंने किया, उसकी कोकोमो कम बेचे, पता नहीं। बहरहाल मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ये मिफ्ता साहब को ये कहा गया कि भाई आप बयान दे दें। उन्होंने कहा मैं किस बात का बयान दे दूं? मिफ्ता साहब का कोई ताल्लुक इस मामले से दूर दूर कभी नहीं है, उनको भी अंदर। ये एक मजाक बन गया है, लोगों की जिंदगी तबाह करनी है। यकीन करें, ऐसे ऐसे काबिल लोग, ऐसे यानी काबिल तरीन लोग इस मुल्क के, ये शेख इमरानुल्लाह, आगा जान अख्तर साहब, सईद अहमद साहब, आमिर साहब, उज़मा आदिल साहिबा, खातून को भी नहीं छोड़ा। इतनी इंटेग्रिटी वाली, इतनी काबिल खातून मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत के अंदर नहीं देखी है। अब ये देखें, आप ये देखें, हुसैन दाऊद साहब, एंग्रो कॉरपोरेशन है और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है, कम से कम जो मेरी नॉलेज है, पाकिस्तान की 77 साल में किसी शख्स ने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, उस शख्स ने की है, जो उसके ख़ानदान ने की है, उसके इदारों ने की है। हाईएस्ट इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, 6 महीने से मुलजिम बना के अदालत में खड़ा किया हुआ है। किस लिए? फैद अब्बासी को गिरफ्तार करना है। ये हमारी सोच है। फिर आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा हुसैन दाऊद के साथ क्या हो रहा है, एंग्रो के साथ, सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है मुल्क की, क्या हो रहा है, और वो कोई इन्वेस्ट नहीं करता। आप 10 IFC बना लें, कुछ नहीं होगा। इस नैब को ख़त्म करें, माफ़िया मांगे लोगों से। ये मुल्क को आज माफ़ी मांग जाए हुसैन दाऊद जैसे आदमी से, हुसैन दाऊद से मांगनी चाहिए, इमरान शेख जैसे आदमी से, ये आगा जान अख्तर से, उज़मा आदिल साहिबा से, तमाम अफराद से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी हमने तबाह की 6 साल। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। और जो शख्स जिसने ये सब कुछ किया, वो आज भी मिसिंग पर्सन एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना है, उसका चेयरमैन है 13 साल से। लेकिन आपको उनके खिलाफ अदालत जाना चाहिए, जैसे जावेद इकबाल। अदालत की बात में करता हूँ, अदालत से पहले ज़रा सुन लेना। इस मुल्क का जो आज सदर है, उसके खिलाफ उसने झूठा केस बनाया। झूठा है सच है वो जानते हैं, लेकिन केस बनाया। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कई केस बनाई, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केस बनाई, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ केस बनाई, आदि काबीना के खिलाफ केस बनाई, MNA सेनेटर्स के खिलाफ केस बनाई, सब झूठे साबित हुए। वो आदमी वहाँ कायम है। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। लगवाया आपने किसके कहे पे लगाया था उसको? किसको? जस्टिस जावेद इकबाल को। किसकी फरमाइश? हमने नहीं लगाया था, पहले से लगा हुआ था। किसकी फरमाइश के ऊपर लगाया गया था? नहीं, वो तो पहले, और जो हमने लगाया था वो पार्टियों ने फैसला किया था। फरमाइश किसकी थी जस्टिस जावेद इकबाल को लगाया? जमात, ये नाम आया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी को किसने कहा था जी? किसने कहा था? पता नहीं, जिसने भी कहा, पीपल्स पार्टी बता सकती है। पीपल्स पार्टी ने नाम दिया, उस पर हमने पूछा, उन्होंने कहा ठीक है जी लगा दो। मतलब एक जस्टिस है। आप ही ने लगाया और आप ही को पकड़ा उन्होंने। मुझे जाती तौर पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन करें, मुझे 10 दफ़ा पकड़ लें, मैंने उनको ये कहा भी। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप अपना वाकया सुनाते हुए आप दीदा हो गए थे। आपने वो इशू नहीं बताया कि हुआ क्या था जिस पे आप इतने आप दीदा हो गए। क्या हुआ था? बेहूदगी का तो वो खैर कोई भी पैमाना जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर देखिए, मैं सच्ची बात यह है कि मैं 5 महीने जेल में रहा, उसमें रहा हूँ
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई थी, कोई मसला नहीं हुआ था। शाहिद भाई नोज दिस के मैं हंसता रहता था जेल में, कोर्ट्स में, कभी भी मैं नैब वालों को उल्टी सीधी मतलब बातें भी कहता था, जो मतलब इनको मैं सुनाता था क्योंकि मैं सच बोल रहा था, वो झूठ बोलते थे। लेकिन जो मुझे बड़ा अफेक्ट हुआ ना सर को, जिस दिन उन्होंने मेरे घर पे छापा मारा था, उस दिन मेरी बीवी और बेटी की क्लोजेट में जाके उन्होंने उसकी भी तलाशी ली थी। क्या ढूंढ रहे थे मेरी बेटी की क्लोजेट के अंदर या मेरी बीवी की क्लोजेट में, वो क्या ढूंढ रहे थे? आई मतलब दिस अदर देन हरासमेंट एंड ह्यूमिलिएशन, व्हाट पॉसिबल आउटकम कुड देयर हैव बीन? तो अगर आप पाकिस्तानी नहीं है क्या, आपको शर्म नहीं आती है कि आप किसी और के घर के अंदर बेगम और उसकी बच्चियों के कमरों में जा रहे हैं, अलमारियों में जा रहे हैं आप? मुझे इस पे गुस्सा है कि मतलब कोई हद तो होती है ना कि कितना नीचे हो जाएंगे आप, कितना नीचे गिरेंगे, कोई नीच पड़ने की भी हद होती है ना। ये बात पे मुझे गुस्सा आया था सीरियसली। अदरवाइज बंद कर दिया तो ठीक है, बंद कर दिया। मतलब जो मैं सच बताऊं कि जिस दिन मैं बंद, शाहिद भाई ने मुझे 2 लेटर लिखे थे, मरियम औरंगजेब ने भी मुझसे भी साथ मैसेज भिजवाया था, अब्दुल्ला ने भी कराची में भी मुझे कहा, फिर इस्लामाबाद में भी आके कहा कि अब कह रहे हैं कि आप ये दे दीजिए। और मैं शाहिद भाई से ही मजाक करता था कि सर आपकी हैंड राइटिंग की समझ में नहीं आई। मैं जब जेल गया तो उसके दूसरे दिन मेरे दोस्त फवाद साहब जो हैं, वो फवाद अनवर साहब मेरे प्राइवेट बिजनेसमैन दोस्त हैं, वो हुसैन असगर से मिलने गए। उसने कहा सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ या शायद अब्बासी के खिलाफ बयान दे। तो क्या बयान दूँ मैं? नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं पता था इस टर्मिनल के बारे में, अदर देन द फैक्ट ही वांटेड दिस टर्मिनल डन। उस बेचारे का क्या ताल्लुक था? और शाहिद अब्बासी और मैं लड़ते रहे। मैं कहता था कि शाहिद भाई प्राइम अक्यूज तो मैं होना चाहिए बिकॉज आई वाज द चेयरमैन हु साइंड दिस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने, अब आप देखें कि कंस्पिरेसी कितनी थी कि यूएसएड ने ये कंसल्टेंट हायर किए थे, हम लोगों ने हायर नहीं किए थे। तो यूएसएड को भी इन्होंने लेटर लिखा था कि यूएसएड ने कोई ब्रिटिश कंसल्टेंट हायर करे थे, वो भी इसमें मिले हुए थे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि यूएसएड ने ये ब्रिटिश कंसल्टेंट 2013 में नहीं किए थे जब नून की हुकूमत आई थी, वो 2012 में किए हुए थे जब हमारी हुकूमत भी नहीं आई थी, जब मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता थी कि मैं कभी एसएसजीसी के चेयरमैन बनूंगा या शाहिद भाई जो हैं वो अपने पेट्रोलियम के वजीर बनेंगे। सीरियसली वी डिड, ये कंस्पिरेसी थी कि देयर आर यूएसएड कंसल्टेंट्स, यूएसए हायर्ड कंसल्टेंट्स इन ब्रिटेन हु एक्चुअली केम अप विद दिस थिंग। और ये भी इनको पता थी कि इससे एंग्रो कंपनी में जब असद उमर चेयरमैन थे तो इन्होंने $1.04 का या कुछ 95 सेंट का बिड करा था, और ये जो है हमने 66 सेंट में पहले की और उसके बाद इसको हम 44 सेंट पे लेके आए या 42 सेंट पे लेके आए। ये भी बात तय होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में कोई सस्ता टर्मिनल नहीं लगा हुआ। ये बात भी सबको पता है कि दिस इज द मोस्ट यूज्ड टर्मिनल इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टर्मिनल इन द वर्ल्ड। एक महीना अगर आप एंग्रो का ये टर्मिनल बंद करते हैं, पाकिस्तान की पूरी सिस्टम बैठ जाएगा एनर्जी का। किसी के घर में बिजली नहीं आएगी, किसी के घर में गैस नहीं आएगी। तो ये 2 साल का प्रोजेक्ट 10 महीने में किया है। तो कोई अगर ये मुल्क में इंसाफ होता ना, ये कोई मुल्क में इंसाफ होता। एहसन इकबाल का केस हमारे सामने है, बहुत सारे और केसेस सामने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर बिल्कुल चार्ज बनना ही नहीं चाहिए था, उनको पकड़ा और कई महीने जेलों में गुजार दिए उन्होंने। आपने भी महीनों गुजारे, शाहिद खान साहब ने भी महीनों गुजारे। तो इस नैब की यूटिलिटी सिवाय ये कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, इसके अलावा है नहीं है। तो हमें इसका हल नहीं ढूंढना चाहिए? इसका क्या करें इस नैब का? सर इसका हल शाहिद अब्बासी साहब ने पहले दिन दिया था जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, और ये था कि नैब को बंद कर दो। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, लोग बोलेंगे आप अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं। तो हमने कहा कि शाहिद भाई ने कहा कि फिर मुस्लिम लीग के मिनिस्टरों के केसेस रहने दें, बाकी सारे केसेस बंद कर दें। और ये बात भी मैं बताऊं कि आज तक हमने 265 की एप्लीकेशन ये केस ख़त्म करने की नहीं की। आज तक हमने ये नहीं किया, जो नैब के आपने लॉ आसान कर दी, हमने उसके तहत भी जो भी इन्होंने आसान किया, हमने उसके तहत भी नहीं एप्लीकेशन की। हमने कहा केस चलने दो। एंड शाहिद भाई एंड आई टॉक्ड फर्स्ट डे जब ये केस ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा शाहिद भाई दिस इज़ रियली बैड इन वन सेंस कि वी वांटेड कि ये सारे 115 वो आएँ। और नदीम भाई, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि मुझको और शाहिद भाई को आप बुलाएं और आप उन नैब के अफसरान को बुलाइए इस आपके शो में, और उनसे पूछिए कि क्या मुकदमा था बताओ, और उनसे पूछिए कि क्या इस एंग्रो के टर्मिनल से जो लगवाया था शाहिद अब्बासी ने, मिफ्ता ने, जो और लोगों ने, कि क्या इससे दुनिया में कोई सस्ता टर्मिनल है, क्या इससे ज़्यादा यूज टर्मिनल है? सर, मैं शाहिद साहब से भी ये सवाल किया, आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि आपको इन लोगों को अदालत में जाके चैलेंज करना चाहिए। अदालत में बुलवाएं और इनसे पूछें कि आपके मुहर्रकात क्या थे। सर 100% करूँगा मैं 100% करूँगा। और मैं पूछूंगा कि ये आपको किसने कहा था,
ये जो 2 आए ऑफिसर मेरे कमरे में आते थे और एक कंसल्टेंट आता था, कंसल्टेंट, और उस कंसल्टेंट इतना बेवकूफ़ आदमी था वो कि उसको स्लोप और कांस्टेंट का फ़र्क नहीं पड़ता थी, क्योंकि ये हमको अरेस्ट तो क्या था टर्मिनल में, लेकिन वो साथ साथ वो LNG डील की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और टर्मिनल में तो मैं इन्वॉल्व था LNG डील में। मैं सिर्फ एक मरतबा सिर्फ मैं एक मीटिंग में बैठा था और वो मुझको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे कि आप कतर जाते थे और ये और वो, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुझे तो मैथ ही नहीं आती है, तूने क्या मतलब कि 6ठी 7वीं जमात नहीं पढ़ी है कि तुझे स्लोप और वो नहीं समझ में आता। मुझे एक दिन DJ नैब आके कुछ गलत कह रहे थे बात, तो मैंने कहा कि भाई ये MMCFT नहीं है, ये MMBTU है। तो बोलता बस आप ये ज़बान है सीख गए, ये वर्ड सीख गए तो आप लोग कीजिए आगे। मैं कहा ये वर्ड सीखे नहीं है, मैंने PhD करी है इकोनॉमिक्स में, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है कि फ़र्क क्या होता है, मेहनत करी है हमने इसके अंदर। अगर मैं SSGC की नौकरी ली है तो मैंने ये मेहनत करी है। मुझे नैब वाले आके बोलते थे सर आर यू क्वालिफाइड टू बी द चेयरमैन ऑफ, मैंने कहा मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड अब तक कौन चेयरमैन लगा है, मुझे बता दे उसका नाम, कि कौन कितने लोग ये समझते हैं ये चीज़ें कि पाकिस्तान में गैस की कितनी ज़रूरत है और कितने की होनी चाहिए। शाहिद साहब, जो सियासी नोयत के मुकदमात थे पहले भी बड़े थे और आज भी उनकी कमी नहीं है। हम पाकिस्तान को ऐसे नहीं आगे चला सकते। पाकिस्तान का हमने पट्ठा बिठा दिया, जो सही लफ्ज़ बोला जाए ना तो हमने पट्ठा बिठा दिया, और ये कभी नैब को इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी किसी अदालत को, कोई जज बशीर आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है। पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। नहीं, ये जब आप कहते हैं सियासी नोयत के मुकदमात, बात तो सारी यही है ना, ये सारी आपने सियासत खेलनी है ना। अभी भी सियासी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सियासत खेलनी है आपने। अभी आप जो सियासत मुकदमा खेलेंगे वो नहीं चलेगा। अभी जो मुकदमा है उनकी नोयत क्या है, जो इमरान के ऊपर लाइनें लगाई हैं उसके ऊपर। मैं देखें, जब आप सियासी आदमी पे मुकदमे गलत बनाएंगे, उसको दिफा का मौका नहीं देंगे, उसको जेलों में पहले डालेंगे, मुकदमे बाद में बनेंगे, मुकदमे में जितनी जान हो वो शक व शुबे का शिकार हो जाता है मुकदमा। आपने कितने महीने जेल में गुजारे? मैंने अभी 9 महीने इस केस में गुजारे हैं, और 4 महीने शायद मिफ्ता साहब ने भी गुजारे। जी, 4-5 महीने मिफ्ता साहब भी नहीं है। देखिए, हमें यकीन करें इस बात का कोई मेरे किसी के खिलाफ कोई, जो अभी PTI पे केसेस है, इमरान के ऊपर जो केसेस हैं, वो तोशा खाना के केसेस ही 2 हो चुके हैं, वो इद्दत वाले केस में भी सजा हो चुकी है, साइफर वाला भी चल रहा है। आप प्रोसिक्यूट करें, आपने जो भी करना है। अब पे 6 साल यार आप मुकदमा क्यों नहीं चला सके? आपने 5.5 फुट ऊंची किताबें हैं जो हमारे खिलाफ एविडेंस है, सो कॉल्ड एविडेंस है, 5.5 फुट ऊंचा है, और उसमें से निकला कुछ 118 विटनेस है। आप क्यों नहीं केस चलाया? आपने 6 साल से अदालतों में फिर रहे, लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है, इस बात का किसी को एहसास नहीं है। मुल्क कोई अफसर काम नहीं करता। आप सियासत खेलनी यार, नैब से मत खेलें सियासत। नैब के देखें, नैब की बुनियाद ही एक बुराई पे मुश्तमिल है। ये बना ही सियासत खेलने के लिए था। मुशर्रफ साहब ने बनाया था कि मैं सियासतदानों को पकड़ सकूं। ये जो पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी, इसी ने बनाई थी। काफ लीग इसी ने बनाई थी। ये इस अदालत की ये अभी जो PTI के हिस्से बखरे हुए हैं वो कैसे हुए? जी ऐसे ही तो नैब से डरा कर, और भी अरबे किस्म के इस्तेमाल होते हैं बदकिस्मती से। ये आपने या मुल्क चलाना है या आपने ये सियासत खेलनी है। नहीं चलेगा मुल्क, मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ। ये इदारा आप रखेंगे, मुल्क नहीं चलेगा। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में एक तरफ ये करप्शन के नाम के ऊपर हम सियासी मुखालफिन को नैब के ज़रिए फ़िक्स करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी इकॉनमी की सूरत हाल ये है कि रिकॉर्ड लेवल पे पिछले 4-5 साल हमने महंगाई के गुजारे हैं, रिकॉर्ड लेवल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है, और पूरेस्ट जो जितनी हो सकती है ना ग्रोथ रेट, वो हमारी उतनी नीचे गिरी हुई है। डेफिसिट ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया, और हमारे पास डेट सर्विसिंग के भी पैसे नहीं है, वो भी हम बैंकों से उधार लेते हैं तो डेट सर्विस करते हैं। मिफ्ता साहब, स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन अभी तक हम जहाँ खड़े हैं बहुत बुरी सूरत हाल है। 22% पे पॉलिसी रेट है। तो एक तरफ हम करप्शन के नाम के ऊपर मुखालफिन को सजाएं दे के जेलों में डाल दें, गवर्नेंस का निज़ाम यह है कि उनसे इकॉनमी चल नहीं रही है। पता नहीं पाकिस्तान को आगे चलाना कैसे हमने। सर ये बात तो तय है कि इकॉनमी चल नहीं रही। ये खबर अच्छी है कि इन्फ्लेशन मार्च में भी अच्छा था और अप्रैल में बहुत अच्छा है। स्टेट बैंक ने परसों गलती की है जब इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम नहीं किए। इनको तो ये अप्रैल के नंबर्स भी पता थे जो पब्लिक आज हुए हैं, लेकिन इनको पहले से पता थे ये। और क्योंकि IMF ने कहा हुआ था इनको कि आप इंटरेस्ट रेट कम ना करें, लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है दुनिया में। पिछले साल जब डार साहब के कहने पे उन्होंने आर्टिफिशियली 229 पे 4-5 महीने रखा,
तो दुनिया में इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई कि यार तुम लोग तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है वो करते हो कि तुम आर्टिफिशियल एक रेट रख के रखा है, और पाकिस्तान की स्टेट बैंक की तो वैसे ही पुरानी क्रेडिबिलिटी ख़राब है। तो हम IMF को ये कन्विंस नहीं कर पाए इस बार कि यार ये इंटरेस्ट रेट कम करना ज़रूरी है। देखो मंथली इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है, कोर इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है, और पाकिस्तान में जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, और पाकिस्तान उसी तरह चलता है जैसे दुनिया चलती है। ये जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ निज़ाम डिफरेंट है, वो गलत बात है। लेकिन जब आप इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर रखते हैं तो एक तो बिजनेसेस बहुत परेशानी में आ गए हैं, बिजनेसेस एक्चुअली पैसे वापस कर रहे हैं बैंकों को, लेकिन मनी सप्लाई फिर भी जो बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना कर्ज वापस नहीं कर पा रही है, माँ सिवाय इसके कि नोटें छापे, और वो इनडायरेक्टली नोटें छाप को बैंकों को देती है, बैंक इनको देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम करना ज़रूरी था मेरे ख्याल से इस बार। खैर कोई क़यामत नहीं आ गई, अगली मरतबा कम कर लेंगे, लेकिन इससे एक सिग्नल भी आता है। तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक की ये गलती थी, और अगर एक ज़्यादा क्रेडिबल स्टेट बैंक होता तो शायद IMF को ये बात कन्विंस कर सकता था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सर कोई क्रेडिबल नाम की चीज़ रह कोई नहीं गई है। वैसे तो स्टेट बैंक की आज़ादी के नाम के ऊपर हमने कानून बनाया था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब IMF की डिक्टेशन के ऊपर चलता है। एवरीवन न्यू अबाउट इट कि ये इस दफ़ा अप्रैल का नंबर नीचे जा रहा है इन्फ्लेशन का, लेकिन वो वहाँ पे खड़े रहे क्योंकि आपकी किस्त लगी हुई थी, उन्होंने नीचे नहीं किया। अब आपने 3 साल का एक प्रोग्राम भी करना है, तो हमारा हाल क्या करेंगे? हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, ना हमारी कोई स्टैंडिंग है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना निगोसिएशन पावर है। नहीं, निगोसिएशन पावर तो नहीं है, लेकिन देखें एक क्रेडिबिलिटी हो सकती थी अगर पिछले साल स्टेट बैंक ये गलती नहीं करता और फिर ये दुनिया को झूठ नहीं बोलता कि नहीं हम तो डॉलर को कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन सबको पता है कि आप जो है वो 229 पे ज़बरदस्ती आपने रखा हुआ है। तो अगर वो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी अगर स्टेट बैंक की हो जाती तो वो शायद कर सकते थे। बहरहाल लेकिन मुफ्ती साहब अभी भी मेरे ख्याल ये डॉलर खरीद रहे हैं मार्केट से, जिसकी वजह से रेट 278-79 पे अटका हुआ है, नहीं तो रुपया थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। मुझे लगता है ये इंटरबैंक से डॉलर उठा रहा है स्टेट बैंक। बिल्कुल उठा रहा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सही काम कर रहा है। स्टेट बैंक डॉलर इस वक्त नहीं उठाता। मैं ख्याल $5-5.5 डॉलर खरीदे हैं, $1 बिलियन बेचा है, तो $4.5 बिलियन नेट खरीदे हैं। तो ये बात आपकी नेट में $4.5 अरब खरीदेंगे, सही बताया आपने। ठीक है, तो ये बात दुरुस्त है आपकी कि डॉलर थोड़ा सा नीचे हो जाता और भी, लेकिन आप ये भी साथ में याद रखें कि हमारे रिजर्व जो हैं वो $4 बिलियन से अगर नीचे हो जाते हैं, और जो 8 बिलियन है जब वो $4 बिलियन के नीचे हो जाते हैं तो इधर डिफ़ॉल्ट का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। और जब डिफ़ॉल्ट का चांस हो जाता है तो फिर वो $370 का डॉलर हो जाता है। फिर जो हुआ है ना, फिर वो डिमांड निकल आती है डिफ़ॉल्ट की डिमांड, फिर वो निकल आती है डॉलराइजेशन की डिमांड। तो स्टेट बैंक को इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इस रिज़र्व को जो है वो मिनिमम उसको रखे, और इसलिए डॉलर ख़रीदने पे तो मैं समझता हूँ कि कोई गलती नहीं है स्टेट बैंक को। और क्योंकि आपने इतना कर्ज लिया हुआ है, जो आपके फ्यूचर जनरेशन्स को आपने मुस्तकबिल को बेचा हुआ है, तो आपको ये करना ज़रूरी है। ना आपकी बरामदात इतनी है कि जिसके तहत आप डेट सर्विसिंग कर सकते हैं। डेट्स आपने कर्ज लेते हुए आप ये नहीं सोचते कि कभी वापस भी करना पड़ेगा। सो दिस पॉलिसी ऑफ स्टेट बैंक आई अप्रूव कि इनको डॉलर ख़रीद लेने चाहिए थे। ये तो मैं 2018 से इनको कह रहा था, जब शाहिद भाई वज़ीर आज़म थे उस ज़माने के भी गवर्नर को, कि भाई थोड़े से डॉलर ख़रीद लो, अगर मार्केट से मिलते हैं थोड़ा सा रेट बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पॉलिसी है इनकी इंटरेस्ट रेट ना कम करने की, मेरे ख्याल से ये इस बार इनकी गलती थी। शाहिद साहब आप क्या सुजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम कहीं ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयड एक बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पैदा कर रहे हैं जो मारे फिर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है कहीं पर भी। देखिए आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपने कोई और रास्ता नहीं है ग्रोथ के अलावा। मिफ्ता साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि आप ग्रो करें। स्पेशली एक्सपोर्ट की ग्रोथ आपको चाहिए। आप $20 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ा दें, आपके आधे मसले ख़त्म हो जाएंगे। सर बढ़ेगी कैसे? $31 अरब हुआ था PTI के आखिरी साल में। आज अप्रैल का नंबर आया तो हम $25.28 बिलियन पे पहुंचे हैं। 2 महीनों में आप $5 अरब कमा लेंगे, 30 पे दोबारा पहुंच जाएंगे। मैं यही घूम ही जा रहे हैं वहीं पे। रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा ना, दूसरे मुल्कों ने रास्ता ढूंढा है ना। बांग्लादेश ऐसे मुल्क हैं जो 20 अरब सालाना ग्रोथ दिए उन्होंने 10 साल। बांग्लादेश की मिसाल देखें जी, वियतनाम आपके सामने है। 17 अरब उसने 8 साल कंटिन्यूसली $17 अरब की बढ़ी है हर साल। आप इतना बड़ा मुल्क है, इस पे फोकस करें ना। हुकूमत इस पे फोकस करेगी तो कुछ होगा। अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ से लोग निकल के तो यूं ही जा रहे हैं। अभी आप ही ने जिक्र जी, आज अभी नंबर्स आए हैं इस साल, पिछले साल जो UAE में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नंबर 6 पे थी, इस साल वो नंबर 3 पे है। पाकिस्तान में नहीं हुई, UAE में चली गई। जी, जो यहाँ इन्वेस्ट कौन करेगा? आपका अपना इन्वेस्टर बाहर जा रहा है। पाकिस्तानी इस वक्त आप कह रहे हैं UAE में 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर, लार्जेस्ट इंडियन इन्वेस्टर है। नंबर 2 UK है, नंबर 3 पाकिस्तान है। UAE के इन्वेस्टर पीछे है, वो शायद 5वें या 6ठे नंबर पे है। वेरी गुड। ये आपको क्या बता रहा है कि आपका इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो सेफ महसूस नहीं करता।
वो देख रहा है हुसैन दाऊद पे केस बने हुए 6 साल से अदालत में खड़ा हुआ है, वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? वो पता है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी नहीं है, हुकूमत का मैंडेट नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सर आपको पता है हमारी पॉलिसी का हाल अगर आपने देखना हो तो पिछले कई सालों से हम सोलर कह रहे थे लोगों को लगा लो, लोगों ने सोलर लगवाना शुरू कर दिया। पहले वो 60 रुपये की यूनिट खरीदता है वापडा से, नेट मीटरिंग के ऊपर 10-12 रुपये शायद उसको मिलते हैं। अब हुकूमत की बिजली बिकनी बंद हो गई है, अब वो कह रहे हैं ये 60 रुपये वाला यूनिट खरीद नहीं रहा, तो ये सोलर के ऊपर पहले इनकी तजवीज़ आई टैक्स लगा दो, उस पर रिएक्शन आया। अब इन्होंने कहा नेट मीटरिंग का रेट कम कर दो, अब उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। कोई नया फार्मूला सोचना है कि लोग सोलर लगवाना बंद कर दें यार, क्रेजी माइंड है यार, जो भी है पागल है बिल्कुल। ये कैलकुलेट कर लें कि कितने यूनिट आपको मिल रहे हैं और उनकी क्या कीमत है। आप अपने प्लांट्स की कीमत देख लें जो आप ऑपरेट करते हैं और उनकी सिर्फ फ्यूल की प्राइस देख लें। अजीब अजीब लोग जाती इन्वेस्टमेंट से सोलर लगा के आपका भला कर रहे हैं, आपकी फ्यूल इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट खत्म हो रही है। अपने पैसे जेब से पैसे लगा रहे हैं, आपके नहीं लगा रहे, और स्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ना हुई ना। फिर आपने एक पॉलिसी आपने दी, आपने कहा नहीं अब ये हमसे गलती हो गई है, हम नहीं करेंगे, ये ऐसे आप नहीं कर सकते। लोग ब्रेक आ गई, ब्रेक साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद साहब आखिरी सेगमेंट है, तो जाते जाते अपनी पार्टी का भी तज़किरा फरमा दें। आपने पार्टी लानी है जिसमें ये बुराइयां सारी ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी है, कितने कामयाब होंगे तो बात की बात है, लेकिन कोई नाम पता उसका कब ऐलान करें? नहीं, अभी हम अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एनलिस्टमेंट के लिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को तो नाम वहाँ सामने आ जाएगा। अभी जमहूरी पार्टी है तो उस पर बहुत सी राय है, उनको ज़रा डिस्कस कर रहे हैं। और कब तक जाएंगे, दरख्वास्त कब देंगे? अगले 2-1 हफ्ते में उम्मीद है कि मई में लिस्टमेंट हो जाएगी और फिर हम लॉन्च कर देंगे। और आप होंगे, मिफ्ता इस्माइल होंगे, मुस्तफा नवाज होंगे, दोस्त हैं। हम अफराद इकट्ठे नहीं कर रहे, एक सोच है। हमने अपनी सोच, अपनी जो मकसद है पार्टी का, वो आवाम के सामने रखना है, फिर इंशाल्लाह लोग इस सफर में शामिल हो जाएंगे। मिफ्ता साहब आप बताइए, शाहिद साहब अभी जो है ना वो कसरे नफसी से काम लेते हैं, लेकिन 3 बंदों से पार्टी नहीं चलती, पार्टी के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होती है, इस्टेब्लिशमेंट से भी वर्किंग रिलेशनशिप रहनी चाहिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सिर्फ वो पॉलिसीज़ नहीं अपनानी चाहिए जो जमहूरी सोच के आइन की रूह से मुतसादिम हो। कैसे जमात आपकी आगे बढ़ेगी? सर गुजारिश ये है कि जमात आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शाहिद भाई कहते हैं कि ना हमको किसी का आशीर्वाद चाहिए, ना किसी ने हमको ऑफ़र किया है, तो हम वो सियासत नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करने के लिए तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी मौजूद है, PTI मौजूद है, मुस्लिम लीग मौजूद है, दीगर पार्टियां हैं। हम ये अगर मुनफरिद पार्टी करेंगे तो इसके अंदर ये इंटरनल डेमोक्रेटिक पार्टी भी होगी, और हम ना किसी से मदद मांगेंगे ताकि फिर हम किसी को मुरीद इल्ज़ाम भी ना ठहराएं जब हमको निकाला जाए। आवाम के वोट से अगर आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पाकिस्तान विल गो ऑन वेदर और नॉट शाहिद अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल एवर कम टू पावर। एक तो पहली वाली बात यह है। दूसरी बात यह है सर कि आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये नई सोच जो हम लेकर आएंगे वो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नए चेहरे, जो लोग जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़िक्र में मंद हैं। हमने देख लिया है कि ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई इदराक नहीं है कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है वो दुनिया के 8-10 जो हमारे हम पल्ला मुल्क हैं इन सबसे महंगा बेच रहा है। पाकिस्तान इंडिजिनस गैस जो हमारे हम पल्ला मुल्क हैं उनको सबसे महंगी बेच रहा है। हमारे बरामदात जो हैं वो बढ़ इसलिए नहीं रही कि हमारी पॉलिसीज़ गलत हैं। हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं हैं, स्कूलों में ही नहीं हैं। तो आप कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कर सकते जिसके अंदर आप मुल्क अशराफिया के लिए चलाएँ, 1-2% पाकिस्तानियों के लिए चलाएँ और बाकी लोग भूखे हों, प्यासे हों और जाहिल हों, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज़ों को समझना होगा हमको। ये जो शाहिद भाई बात करते हैं कि पहले ये एडमिट करना होगा कि पाकिस्तान नहीं चल रहा, और जब आपने ये एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान नहीं चल रहा तो फिर आपको ये समझना होगा कि ये गवर्नेंस को बदलना होगा, इस गवर्नेंस को होलसेल चेंज करना होगा। सारे तमाम दुनिया के ममालिक में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम कोई सलूशन नहीं कर सकते। ये 20-30 साल में पाकिस्तान आगे नहीं गया है, पीछे गया है। तो हमको ख़ानदानी सियासत से बाहर निकलना होगा, हमको डिक्टेटोरियल सियासत से बाहर निकलना होगा, हमको फैशिस्ट एटीट्यूड से जो सियासतदानों ने अपनाया हुआ है उससे बाहर निकलना होगा, और एक सचमुच एक अज़म करना होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी ख्वाहिश है। मैं आपको सच बताऊं कि ना शाहिद अब्बासी इस पार्टी की तरफ से कभी वज़ीर आज़म बने, या मिफ्ता इस्माइल या मुस्तफ़ा नवाज़ कुरैशी, बल्कि आज ये आपके शो देखते हुए कोई 18-19 साल का बच्चा या बच्ची हो जो कभी हमारी पार्टी ज्वाइन करे, 10-15-20 साल बाद वो पार्टी की सदर या सदर बने
और वो पार्टी को सही। लीड करके जाए। क्लोजिंग मैं रिमार्क्स शाहिद भाई ले लें मुस्तफा शाहिद चले का जाए कान दुनिया अब्बासी में, साहब लेकिन ये से। पार्टी चल रही हो। शायद साहब जो विरासती निज़ाम है ना असल बुराई की वो जड़ है, और दूसरा इक़्तिदार पाने के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट को रात गए छुप छुप के मुलाकातें करने वाला ये रवैया तर्क करना पड़ेगा। यू शुड हैव गुड वर्किंग रिलेशनशिप, लेकिन उनके कंधों पे चढ़ के इक़्तिदार तक पाने वाली सोच बड़ी गलत है। देखिए, आप एस्टेब्लिशमेंट के वो मुल्क का हिस्सा हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं आइन के अंदर रहकर, ये ज़रूरत है मुल्क की, आइन के अंदर रहकर, लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम नहीं कर सकते। उनका ये काम नहीं कि हुकूमतें लाएं और ले जाएं, ये उनका बिल्कुल काम नहीं है, और ये नुकसान हुआ है मुल्क का। हमने बार बार तजर्बे किए हैं। 18 के अंदर हाइब्रिड हुकूमत का तजर्बा आया, मुकम्मल नाकाम हो गया। आज पूरा मुल्क मुसीबत में पड़ा हुआ है। हमने कुछ सीखा नहीं। अब बार तो बार इसको हाइब्रिड भी नहीं कहना चाहिए, अब तो बस ये सामने हमने एक चेहरा रखा हुआ है, इंटायरली डिफरेंट मॉडल पे हम चले गए। जी, अब बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है, बदकिस्मती से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आप सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।